एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स या एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स भी हम इनको कहते हैं। माइकोबैक्टीरियल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम एक बैक्टीरिया की शक्ल है जो कि आपका टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कॉज करती है। ठीक है, इसलिए वो ड्रग्स जिसके ऊपर आ करेंगे उसको हम एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स बोलेंगे। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या टीबी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बेसिकली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली ये कॉज करवाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अलावा माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम एवियम और एक आधी और जो होती है वो टाइप होती है इसकी बैक्टीरिया की जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करवाता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर इट्स मोस्टली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पेशेंट्स किस तरह से आपके पास प्रेजेंट करेंगे और क्लिनिकल सिनेरियो जो है वो किस तरह से आएगा, उसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कुछ और चीज़ मिले ना मिले, आपको प्रोडक्टिव कफ, फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस, ये 4-5 सिम्टम्स आपको बहुत पेट मिलते हैं इस टीबी वाले सिनारियो के अंदर। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ से मतलब है कि मतलब उसको खांसी तो आती है लेकिन खांसी के साथ उसको रेशा भी आता है या बलगम आता है जो कि उसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, फीवर भी होता है उसको, और फीवर की जो होती है पहचान ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा सवेयर नहीं होता, 100-101 मुसलसल ये रहता है। ठीक है, रात में जो है शाम में पसीने भी आते हैं, और इसके अलावा देर इज़ सब्सटेंशियल वेट लॉस। आहिस्ता 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 वजन जो है वो कम होता जाता है, और जो ट्यूबरकुलस पेशेंट होता है उसकी अपीयरेंस भी ऐसी होती है कि ही इज़ वेरी वीक। ठीक है, इमेसिएटेड होता है, उसका वजन कम हुआ होता है, कमज़ोर होता है वो, इन शॉर्ट। ठीक है, डायग्नोसिस इसकी किस तरह से होती है? डायग्नोसिस एक तो वो आपको ये हिस्ट्री देगा, ये सिम्टम्स आपको देगा प्रोडक्टिव कफ के, फीवर के, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस। इसके अलावा कुछ सिनारियोज के अंदर ये भी बताया जाता है कि जो उस पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ थी, कफ या कफ विद स्पूटम था, और जो स्पूटम या जो बलगम उसको आता है, स्पूटम का कलर जो था दैट वाज रस्ट कलर्ड, जंग आलूद बलगम या जंग आलूद रेशा जो है वो उसको आता है। जैसे ये रस्ट का कलर नहीं होता, ब्राउनिश डार्क रेड सा, इस तरह का। ठीक है, डायग्नोसिस जो है एक तो आपको वो हिस्ट्री देगा आके कि जी मुझे को तकरीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से महीने डेढ़ से मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं और मुझे अपना आप बड़ा कमज़ोर महसूस होता है। साथ में आपको ये बड़े टिपिकल से आपको साइंस एंड सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस में आपको बता देगा कि चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको ये ट्यूबरकुलस इनफिल्ट्रेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो वाइट वाइट से आपको ये नज़र आ रहे हैं लंग्स की कैविटी के अंदर। ठीक है, इनको हम ट्यूबरकुलस इनफिल्ट्रेट्स का नाम देते होते हैं। ठीक है, कैविटेशन एक टर्म है जिसके अंदर एक पूरी प्रॉपर कैविटी बन जाती है ट्यूबरकुलस एरिया की, उसके अंदर थोड़ा सा नेक्रोसिस वाला मटेरियल भी उसके अंदर पड़ा होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलस नेक्रोसिस शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो, तुम लोग नेक्रोसिस अगर पढ़ चुके हो तो वो भी एक नेक्रोसिस की टाइप होती है जिसके अंदर ट्यूबरकुलस फ्लूइड जो होता है वो उस जगह पर मौजूद होता है। इसके अलावा एक और जो बड़ा टिपिकल सा और एक बहुत अहम इनफैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, या इसको हम AFB भी कहते हैं। ठीक है, हम एक टीबी का टेस्ट करवाते होते हैं जिसको हम स्पूटम फॉर AFB कहते हैं। स्पूटम हम भेजते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई देखने के लिए। ठीक है, और उसके अंदर ये होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये उसकी एक डायग्राम है, ये थोड़ा मैं आगे आ गया हूँ, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की एक उसकी ये कह लो एक डायग्राम से उसने बनाई हुई है। ये इसके बाहर का सेल वॉल है। ठीक है, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड। ठीक है, माइकोलिक एसिड उसका मेन पोर्शन है या मेन यूनिट है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, दिस इज एसिड फास्ट। ये इसकी डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, बस तुम लोग ये याद रखना ना कि जब हम एसिड फास्ट बेसिलाई, बेसिलाई इज बेसिकली बेसिलस की जमा। ठीक है, और बेसिलस इस पर्टिकुलर शेप को कहते हैं जो इस बैक्टीरिया की है। ठीक है, यहाँ पर फिर माइक्रोबायो आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ी तो। ठीक है, AFB करवाते हैं, और स्पूटम फॉर AFB उसमें रेशा या जो बलगम होता है वो निकाला जाता है। ठीक है, पेशेंट से कहते हैं कि आपने 3 दिन या 2 दिन 3 दिन तक आपने लगातार जो है वो डेली जो सुबह उठते साथ ही आपको सबसे पहला स्पूटम आता है ना वो आपने निकालना है।
ठीक है, उसको एक छोटी डब्बी में डालकर उसको लैब में दे के आते हैं, लैब वाले उसके ऊपर AFB करते हैं, और अगर वो AFB पॉजिटिव हो तो कुछ इस तरह की शक्ल जो है, ये जो डायग्राम यहाँ पर ये बनी हुई है, ये ब्लू सी, इसके अंदर अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो आपको ये पिंक पिंक, आपको ये छोटे छोटे जैसे चावल के दाने हैं ना, उस तरह के आपको नजर आएंगे। ये एसिड फास्ट बेसिल है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अगर ये आपको मिल जाए तो समझ जाएं आपका टीबी का डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये तुम लोग देख रहे होगे कि ये गंद मंद की तस्वीर मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है। तो ये बेसिकली कुछ हार्ट सेल, कुछ घर हैं, प्रॉब्ली लोग यहाँ पर रहते हैं। अरे बाहर तुम लोग देख सकते हो गंदा नाला टाइप, एक बड़ा खूबसूरत सा समा है यहाँ पर। ठीक है, कूड़ा शूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। दिस इज बेसिकली पिक्चर इज शोइंग पुअर सैनिटरी कंडीशंस या अनहाइजीनिक कंडीशंस, या आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वहां पर आलूदगी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक बड़ा टिपिकल सा आपका एक पूरा सिनारियो बना देती है टीबी का। टीबी का जो मर्ज होता है ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में से आता है जहाँ पर गंदगी और सैनिटेशन का इतना ज़्यादा ख्याल ना किया जाए। ठीक है, सफाई सुथराई का इतना निज़ाम अच्छा ना हो, तंग तंग घरों में लोग रहते हो, गुर्बत ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इस पिक्चर के अंदर ये आपको एनवायरनमेंट ऐसा नज़र आ रहा है कि सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो बड़ी ख़राब हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ही इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम टीबी। अब इसमें आ जाते हैं इसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर। तो जो ड्रग्स आपको यूज़ होंगे वो आपके ये चार हैं ऊपर वाले। ये चार ड्रग्स का नाम रट लो, ये बहुत ज़्यादा आने वाला तुम लोगों को सवाल। आइसोनाइजिड या INHP इसको हम कहते हैं। ठीक है, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और रिफैम्पिन। ठीक है, ये चार आपके ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा देर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज बेसिकली एन एंटीबायोटिक, और ये अगर आप उसको मजीद इसकी डिटेल में जाओ तो दिस इज एन अमाइनोग्लाइकोसाइड। वो हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, लेकिन जो आपके मेन स्टे है टीबी के ट्रीटमेंट का वो इन चार ड्रग्स का है। आइसोनाइजिड, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और रिफैम्पिन या रिफैम्पिसिन भी इसको कहते हैं। इसको तुम लोग याद कर सकते हो राइप के नाम से, RIPE। ठीक है, R stands for rifampin, I stands for isoniazid, P stands for pyrazinamide and E stands for ethambutol। स्ट्रेप्टोमाइसिन हर केस में नहीं दी जाती, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोनाइजिड के ऊपर। आइसोनाइजिड का अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो तो ये बेसिकली माइकोलिक एसिड जो होता है, जो कि ये इसकी वॉल बनाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो इसकी सेल वॉल है, माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल, वो नहीं बनती, और जब वो नहीं बनेगी तो आपका बैक्टीरिया, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगर आप इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर बात करो तो इट इज़ वेरी वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली। ये तमाम ड्रग्स जितने भी आगे आएंगे उनकी ओरल अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और ये सेल्स के अंदर जो है वो बड़ा अच्छे सा पेनिट्रेट कर जाता है माइकोबैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा INH जो होता है वो लिवर उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो थ्रू INH होता है। ठीक है, सॉरी, INH जो होता है दैट इज मेटाबलाइज्ड बाय द लिवर एक्सटेंसिवली। ठीक हो गया। क्लिनिकली अगर आप उसको देखो तो आइसोनाइजिड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी के अंदर, इन द सेंस के ये INH जो होता है वो तमाम ड्रग रेजिमेंट्स के अंदर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये चारों ड्रग इकट्ठे भी दिए जाते हैं, इनमें चारों में से तीन भी दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको INH लाजमी देना पड़ेगा आपको, और प्रोफाइलैक्टिकली भी जो है वो INH दिया जाता है, ताकि जिन लोगों के घरों में टीबी का कोई मरीज है और खदशा है कि उसको भी फैल जाएगा तो उसको भी आप आइसोनाइजिड यूज़ करवा सकते हो। जो लोग चेस्ट सर्जरी में या चेस्ट मेडिसिन में काम करते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनको भी बाज़ औक़ात जो है वो INH प्रोफाइलैक्टिकली खिला देते हैं ताकि इनको टीबी का मर्ज जो है वो ना हो। जहाँ तक टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है, टॉक्सिसिटी भी एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है,
INH जो होता है दैट इज मेनली कॉजिंग न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स, और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स में भी ये पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाता है। ये पेट MCQ आता होता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स। ठीक है, तो आपने वहां पर आइसोनाइजिड लिखना है। ठीक है, इसके अलावा रेस्टलेसनेस होती है, देयर इज मसल ट्विचिंग, ठीक है, इंसोम्निया भी हो जाता है इससे। इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो बाय गिविंग पायरोडॉक्सिन। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी इसकी याद रखना, पेरिफेरल न्यूराइटिस इसका याद रखना, ऑल्सो इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक, क्योंकि मैंने पीछे भी तुम लोगों को बताया था कि INH जो होता है वो लिवर में एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है, इसीलिए इट कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग आ जाती है दैट इज रिफैम्पिन। इसको कुछ लोग रिफैम्पिसिन भी कहते हैं। दिस इज बैक्टीरियासिडिल इन नेचर, यानी कि जो करंट आपके बैक्टीरिया मौजूद है माइकोबैक्टीरियम, ये उनको अटैक करके उनको ख़त्म करती है। किस तरह से? बाय इनहिबिटिंग द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इनसाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगर आप ये पीछे जाकर इसका स्ट्रक्चर देखो, और जो जैसे हमने पहले बात की थी बैक्टीरिया के अंदर बहुत एक्सटेंसिव अल्लाह ताला ने जो DNA मटेरियल है वो रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। रिफैम्पिन ने क्या करना है? इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज तुम लोगों को पता होगा कि एक एंजाइम होता है बेसिकली, जो कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसमें हेल्पफुल होता है। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं नया DNA RNA बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए सेल जो होता है वो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो है वो रिफैम्पिन की वजह से ख़त्म हो जाती है। एज फार एज फार्माकोकाइनेटिक्स आर कंसर्न, ये भी उसकी ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये कुछ हद तक लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। और एक जो इसकी खासियत है वो ये है कि इस ये एज इट इज एज अ फ्री ड्रग जब ये यूरिन से रिलीज होता है तो ये यूरिन का कलर जो है उसको ऑरेंज कर देता है। ठीक है, इसके मेटाबोलाइट्स या इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स भी जो है वो यूरिन का कलर ऑरेंज कर देते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो फीसीज की शक्ल में रिलीज होता है बॉडी के अंदर। ये चीज़ भी याद रखिएगा आप, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी है टॉक्सिसिटी में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जब टॉक्सिसिटी होती है तो वो यूरिन का कलर ऑरेंज करवा देती है। क्लिनिकल यूजेस के अंदर ये ड्रग जो है ये भी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, INH, रिफैम्पिसिन, पायराजोनामाइड, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं, एक चारों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको वैंकोमाइसिन के साथ मिलाकर भी दे सकते हो। स्टेफिलोकोकाई जो कि मेथिसिलिन को रेजिस्टेंट हो गए हैं, हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि जो हमारे थे ये सेल वॉल इनहिबिटिंग जो हमारे होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, उनका एक्शन होता है कि वो सेल वॉल के ऊपर अटैक करते हैं और जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको बनने ही नहीं देते हैं। तो उसमें स्टेफिलोकोकाई और नीमोकोकाई भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये काम जो कि जिनकी सेल वॉल के ऊपर जो है वो वैंकोमाइसिन अटैक करता है। इनके साथ आप रिफैम्पिन भी दे सकते हो, यानी कि प्रोबेबली दिस इज द ओनली ड्रग जो कि आउटसाइड TB मैनेजमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है। प्रोटीन यूरिया, मैंने पहले बताया कि दिस इज गोइंग टू कॉज ऑरेंज कलर्ड यूरिन। ठीक है, ये भी एज इट इज पेट सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑरेंज कलर्ड यूरिन। ठीक है, इसके अलावा ये कभी कभार स्किन रैशेस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नेफ्राइटिस और लिवर डिसफंक्शन भी करवाता है। इथैम्ब्यूटोल के ऊपर बात कर लेते हैं। इथैम्ब्यूटोल बेसिकली आपका अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये उनको इनहिबिट करवाता है। ठीक है, ये जो अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अरेबिनो गैलेक्टन। ठीक है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सेल वॉल्स। ठीक है, अगर आपका ये अरेबिनोगैलेक्टन नहीं बनेगा तो आपकी सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, और आपने इसको अरेबिनोगैलेक्टन को किस तरह से आपने इनहिबिट कर पाया? बाय इनहिबिटिंग अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेजेस। ठीक है, अब ये एक एक लाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने अभी तक तुम लोगों को सारों को बताया है सबका। ठीक है, ये देखो इसका भी एक लाइन का एक्शन है, माइकोलिक एसिड नहीं बनने दे रहा INH। ठीक है, रिफैम्पिन जो है वो आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करवा रहा है, और जो आपका इथैम्ब्यूटोल है ये आपका अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज इनहिबिट करवा रहा है। अब अगर तुम लोगों को ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आए, ठीक है,
और 2 नंबरों का आ जाता है, तो अगर तुम लोग की लाइन ही पूरी लिख देते हो, 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर होंगे तुम लोग को सारे मिल जाएंगे तुम लोग को। लेकिन प्लीज इसको गलत ना करना, काम इन सारे ड्रग्स का एक ही है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो फर्क है। फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी शो करता है, और इसका भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो यूरिन के थ्रू रिलीज होता है। वही बात कि दिस इज ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। जहाँ तक इसकी टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है, तो ये मोस्टली विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो इथैम्ब्यूटोल करवाता है, ठीक है, जिसमें विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है, यानी कि आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। देर इज़ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करवाएगा, रेटिनल डैमेज कॉज करवाएगा। सिनारियो एमसीक्यू में मुझे याद है कुछ साल पहले एक एमसीक्यू आया था कि जिसके अंदर उसने कहा था कि एक बच्चा था, उसको एंटी टीबी मेडिसिन जो थी वो 3 महीने से 4 महीने से खा रहा था। तो वो डॉक्टर के पास आया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, मुझे बोर्ड नहीं अब नज़र आता। तो उसने नीचे लिखा हुआ था कि विच इज फॉलोइंग ड्रग्स इज गोइंग टू कॉज द फॉलोइंग, तो उसके अंदर आपका आंसर था इथैम्ब्यूटोल। ये याद रखो, इथैम्ब्यूटोल ई से शुरू होता है और ई से ही आपका आई शुरू होता है। तो इथैम्ब्यूटोल इज गोइंग टू कॉज ऑल द साइड इफेक्ट्स इन द आई। ई फॉर इथैम्ब्यूटोल, ई फॉर आई। इसका जो लास्ट है ड्रग दैट इज पायराजिनामाइड, ठीक है। पायराजिनामाइड इज बैक्टीरियोस्टैटिक, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप द फर्दर डिविजन ऑफ बैक्टीरिया। और किस तरह से काम करता है ये, ठीक है, इसका जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है, दिस बेसिकली रिक्वायर्स मेटाबॉलिक कन्वर्जन, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक कन्वर्जन वाया पैराजिनामाइडेजेस होती है, ठीक है। ये आपकी पैराजिनामाइडेजेस दे आर प्रेजेंट इनसाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, और ये भी जो होता है ड्रग, दिस गेट्स मेटाबोलाइज्ड टू पायराजिनोइक एसिड, ठीक है। और इसके मेटाबोलाइट्स दोनों यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। तकरीबन सभी का ये सिलसिला चल रहा है कि लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहे हैं और यूरिन के अंदर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। ओरल एब्जॉर्प्शन तकरीबन सभी के अंदर अच्छी नजर आ रही है आप, लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जी वो फर्क है, और टॉक्सिसिटी का फर्क है। क्लिनिकल यूजेस में ये भी दूसरे ड्रग्स के साथ जो है इन कॉम्बिनेशन यूज होता है, और ये जो होता है अगर आपने थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन का आपने ट्रीटमेंट देना है एंटी टीबी का, तो उसके अंदर पायराजिनामाइड इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। इसकी जो टॉक्सिसिटी है ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा है, इन द सेंस के दिस इज गोइंग टू कॉज हाइपरयूरिसीमिया, माइल्जियाज कॉज करेगा, मस्कुलर पेन्स जो होती हैं, जीआई इरिटेशन कॉज करेगा, ठीक है। इससे पहले अब तक जितने भी मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसी के अंदर भी जीआई इरिटेशन नहीं है, इसलिए प्लीज़ इथैम्ब्यूटोल, आईएनएच और ये रिफैम्पिन के अंदर खुदा के लिए नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ना लिखना, मैंने गलत कर देना, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस के अंदर हमने बात कर ली कि टीबी के अंदर यूज होता है और रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ रिजीम के अंदर यूज होता है ये। मैक्युलोपैपुलर रैश इज वेरी कॉमन, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। पोरफायरियास कॉज करवाता है, एंड दिस शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, बिकॉज ये जो होता है दिस इज सब्सटेंशियली आपका टॉक्सिक होता है फीटस के लिए, ठीक है। ये आपके चारों मेन जो आपके ड्रग्स हैं वो कंप्लीट हो गए। लास्ट आपका आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कुछ केसेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जो है इसका यूज़ जो है वो बढ़ गया है। उसकी वजह ये है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के स्ट्रेन अब आ रहे हैं, दे आर शोइंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू ऑल दीज 4 ड्रग्स। इसी तरह की टीबी को हम MDR या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हम इसको कहते होते हैं, ठीक है। और इसको ट्रीट करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, बिकॉज ये आपकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो टीबी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके अंदर भी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके अंदर भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर निमोनाइटिस सवेयर हो जाए तो दैट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके अलावा मिलरी डिसेमिनेशन, तुम लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक तो होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। टीबी सिर्फ आपके लंग्स को नहीं इफेक्ट करती, ये आपके इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर सकती है, आपके CNS को भी इफेक्ट कर सकती है, ठीक है।
इसीलिए ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके दूसरे ऑर्गन्स भी जो हैं वो ससेप्टेबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फिर आप जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड करवा देते हो। अच्छा, अब इसमें ऑल्टरनेटिव ड्रग्स आ जाते हैं, या जिसको हम सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी भी कहते हैं टीबी की, तो उसके अंदर आपके ये 4-5 ड्रग्स हैं। इसमें एमिकासिन है, ठीक है, ये भी उस जगह पर इस्तेमाल होता है जहां पर बैक्टीरिया ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, या फिर जनरली एमडीआर टीबी वाला स्ट्रेन जो है वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। फिर देयर इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक हो गया, ये भी एक बड़ा कॉमन एंटीबायोटिक है, नोविडाइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये भी आपका यूज होता है उन केसेस के अंदर जहां पर आपके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो नहीं चल रहा है। अदर देन दैट आपका इथियोनामाइड, ठीक है, और पी अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड जो है, ये जो काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन ये भी एज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब आपने टीबी की दवाई जो है वो देनी कैसे है, या आपने ये, हमने कहा ना कि ये जितने भी ड्रग्स हैं ये सारे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड रेजिमेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आपके 3 ड्रग्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें आपका आईएनएच, रिफैम्पिन और पायराजेनामाइड, ये तीनों दवाइयां आपने 6 महीने तक पेशेंट को खिलानी होती हैं आपने, ठीक हो गया। उसमें फिर आप बाज़ क्या करते हो कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आप पहले 2 महीने के बाद जो है वो आप पायराजेनामाइड बंद कर देते हैं, और बाकी के जो 4 महीने रहते हैं उसमें आप आईएनएच और रिफैम्पिन जो है वो देते रहते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड रेजिमेन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक गाइडलाइन, और आपको इसी को फॉलो करना है आपने, ठीक है। ऑल्टरनेट रेजिमेन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एमडीआर वाला टीबी आ गया, या टीबी का स्ट्रेन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो कि आप आईएनएच और रिफैम्पिन जो है वो 9 महीने के लिए आप दे देते हो मरीज को, ठीक है। और अगर कुछ केसेस के अंदर रिफैम्पिन के अगेंस्ट भी आपको फील होता है कि उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो फिर आप रिफैम्पिन को इथैम्बुटोल की जगह रिप्लेस कर देते हो, लेकिन फिर आप 18 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए आप उसको मेडिसिन जो है वो खाने को बोलते हो। अच्छा, एक चीज और जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो ये है कि एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स के साथ विटामिन ई जो है वो भी दिया जाता है। विटामिन ई फॉर एलिफेंट। तो उसका फायदा ये होता है कि एक तो वो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा बूस्ट करता है, और दूसरा ये जो आपको साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, बिलखसूस आपको जो ये पॉलीन्यूराइटिस वगैरह आते हैं आपको, इनके अगेंस्ट उसका पेरिफेरल सॉरी, इनके अगेंस्ट वो जो है काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है, वो पेरिफेरल यूनाइटिस आपका नहीं होने देता, ठीक है। विटामिन ई एज सच डॉक्यूमेंटेड आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन तुम लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ, तुम लोगों को पता होना चाहिए चीज़। ये आपके दोनों रजीम्स आ गए आपके, ये आपका स्टैंडर्ड रजीम जिसमें आप 3 ड्रग्स दे रहे थे 6 मंथ्स के लिए, और ये आपका ऑल्टरनेट रजीम जिसमें आप 2 ड्रग्स देते हो 9 मंथ्स के लिए, या फिर इथैम्ब्यूटोल के साथ आप 18 मंथ्स के लिए आप देते हो। ट्यूबरक्लोसिस इन पाकिस्तान इज़ वेरी 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 कॉमन, और इतना ज़्यादा कॉमन है कि हम समझते हैं कि शायद ये एक कोई सिर्फ जो है वो सिर्फ एक मखसूस तबके की या एक बहुत छोटे इलाके की बीमारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास टीबी की जो हैं वो क्लिनिक्स में आते हैं, अस्पतालों में आते हैं। ये एक ड्रग है मायरिन पी, बहुत कॉमनली यहाँ पर दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी मशहूर ड्रग है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा गौर से पढ़ो तो आपको यहाँ पर रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजिड, इथैम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड आपको मिलेगी। आपको मायरिन पी फोर्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके अंदर चारों आपके चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो किसी ऐसे मरीज को देखने का जो किसी सरकारी अस्पताल से टीबी की दवाई लेता है, तो आप देखोगे कि उसके पास एक बड़ा सा चौड़ा सा पत्ता होता है जिसके अंदर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की मोटी मोटी गोलियां होती हैं, और उसको डेली वो 4 गोलियां जो होती हैं वो खानी पड़ती हैं। उन गोलियों के अंदर जो होता है इन तमाम सॉल्ट्स का एक मिक्सचर बना दिया जाता है, बजाय इसके कि वो 4 गोलियां इकट्ठी खाए, वो एक ही गोली जो होती है वो खा लेता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। ये कुछ स्टार्ट्स हैं जो मैंने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से जो है वो मैंने लिए थे। आई थॉट आई शेयर इट विद यू गाइस कि पाकिस्तान में ये हालात हैं। ये 2018 की रिपोर्ट है, 2019 की अभी तक रिलीज नहीं हुई,
एक साल के अंदर देवर 5,62,000 पीपल जिनको टीबी हुआ था, जिनमें से एक हैवी पोर्शन जो था वो मर्दों का था, 12% चिल्ड्रन और 37% ख्वातीन थी, और इनमें से 44,000 पीपल दे डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये उसका इंसिडेंस है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो द इंसिडेंस हैज़ बीन ऑलमोस्ट स्टैटिक। ये ट्रीटमेंट है, क्या आपका ट्रीटमेंट किस हद तक इफ़ेक्टिव है, और आप ट्रीटमेंट कवरेज जो है वो 64% है, यानी कि 64% लोगों ने जो है वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट लिया है और उसको फॉलो किया है, और उसका सक्सेस जो है दैट हैज़ बीन 93%। ठीक है, इस 64 को जो है वो हमारा प्लान है कि 2022 तक इसको हम 90% तक ले जाएंगे। डेथ्स ड्यू टू टीबी 2000 से लेकर 2018 तक दे हैव डिक्रीज्ड, बिकॉज अब टीबी की मेडिकेशन बेहतर हो गई है, इजीली अवेलेबल हो गई है, और इसलिए जो है वो अब इसके अंदर ये कमी आ रही है उसके अंदर। ठीक है, ये ड्रग्स रेजिस्टेंट वो टीबी है, या एमडीआर जिसका मैंने अभी नाम लिया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जो कि उन तमाम ड्रग्स को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो 28,000 ऐसे लोग थे 2018 में जिनको कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हुई थी। इसके अलावा एचआईवी के साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कि टीबी होती है। तो ये 3,800 के करीब लोग थे, जिनमें से सिर्फ 636 जो थे वो गवर्नमेंट उसमें सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रिपोर्ट किए गए। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव भी लिया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। और ये प्रोविंशियल लेवल तक जो है वो हर सूबे के अंदर ये टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इफ़ेक्टिव है। यहाँ पर आपको सिंध का आपको एक ये नज़र आ रहा होगा, उसको क्या कह लें, नोटिस कह लें या कुछ कह लें, ये उनने हेल्पलाइन बनाई हुई है। और आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ टीबी पेशेंट, बिकॉज अब गवर्नमेंट जो होती है वो आपको अच्छी क्वालिटी की दवाई जो है वो टीबी की वो मरीज़ को खुद देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये बीमारी जो है ये और ना फैले। ठीक है, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि 95 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, टीबी डॉट्स। ठीक है, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस, डॉट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी स्ट्रेटजी। इसमें ये क्या करते थे कि लोगों ने ये कहा कि जी आप लोग, टीबी जो है वो फैलने की वजह ये है कि लोग कोई हफ्ता डेढ़ महीना डेढ़ पहले दवाई खाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो टीबी की दवाई छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में जो टीबी का ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है वो ये होता है कि आपने ये चारों, पायराजिनामाइड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल और आइसोनाइजर या आईएनएच, आपने ये चारों दवाइयाँ जो हैं वो 9 महीने तक खानी होती हैं आपने, बल्कि अब 6 महीने तक शायद कर दिया है। लोग क्या करते थे कि डेढ़ महीने तक खाई, आराम आया, दवाई छोड़ दी। उसमें क्या होता था कि वो एक टीबी का जो रेसिस्टेंट स्ट्रेन था वो डेवलप होना शुरू हो जाता था, फिर वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता था। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 95 के अंदर डॉट्स थेरेपी स्टार्ट की। डॉट्स स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर मरीज को हॉस्पिटल में बुलाते थे और अपने सामने उसको कहते थे कि तुम दवाई खाओ। उसकी हाजिरी लगती थी, अटेंडेंस होती थी और फिर वो वापस जाता था। अभी भी डॉट्स के जो आपको ऑफिसेज हैं वो सरकारी अस्पतालों के अंदर आपको नज़र आएंगे। आपको ये प्रोग्राम अभी भी आई गेस चल रहा है, इसकी एग्जैक्ट स्टेटस तो मुझे नहीं पता, लेकिन टीबी डॉट्स इज स्टिल रनिंग। और ये सिर्फ जो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होती है टीबी के अगेंस्ट, उसको रोकने के लिए जो है वो इनिशिएट किया गया। Thank you very much. This concludes our lecture on tuberculosis.